सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है अनफोल्ड द बुक के फीचरिंग अनुराग वालेकर। सो आज हम और चार लॉज डिकोड करेंगे द पावर बुक के। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हमारे साथ प्रज्वल दौड़ भी जुड़ चुके हैं क्वेश्चनिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अनुराग, शुरू करते हैं पांचवे लॉ से। फिफ्थ लॉ जो है वो है रेपुटेशन। और यहाँ से अभी थोड़ा डार्क होता जाएगा, क्योंकि ये जो बुक है, मैंने पहले ही बोला था पहले एपिसोड में कि मैनिपुलेशन आपको सिखाएगी। और थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा बैड वे में हो रहा है, या फिर ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रहा है। तो फिर पहले ये जो लॉ है अभी पांचवा, रेपुटेशन का, पहले तो बहुत ही बेसिक है, बेसिक बताया गया है। उसमें यह है कि लोग आपको जज करते आपके फर्स्ट इम्प्रेशन से, जो हमेशा हमें बताया जाता है, हमें स्कूल में बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि ठीक से कपड़े पहनो, स्मेल अच्छा करो, ठीक से मतलब रहा करो, नहीं आपकी लैंग्वेज, आपकी बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैंने पहले एपिसोड में भी बोला था कि लाइफ इज़ अ कॉस्ट्यूम पार्टी, नेवर अटेंड इट विथ योर रियल फेस। आपके रियल फेस के साथ आप कहीं भी नहीं जा सकते। हम्म, हर एक पार्टी का एक कॉस्ट्यूम है। हम्म, जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो, तो अगर आप ऐसे ही चले जाओगे, जैसे आप शॉर्ट्स पहने आपने, अगर आप वहाँ पे अगर वैसे ही चले गए, हम्म, तो मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जैसे करना चाहिए। तो पहला तो एकदम जिसका हल्का, जो अगर इसका हम ले मीनिंग, तो यही है रेपुटेशन का, कि ऊपर ऊपर की जो हमारे ड्रेसिंग है, हमारा जितना भी सेंस है, बात करने का बोलने का सेंस है, स्मेल हम कैसी कर रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं दूसरे के साथ, ये है। दूसरी चीज़ आती है रेपुटेशन के साथ कि हमारा नेचर, या फिर इस बुक में ऐसा बताया गया है कि आप अपने खुद को ऐसा पोर्ट्रे कर सकते हो कि आप खुद की एक इमेज क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप खुद की एक इमेज क्रिएट करो, ऐसा बोला गया है। जैसे कि आप शायद भोले होंगे, आप शायद जल्दी बहुत ही किसी की बातों में आते होंगे, लेकिन आपको आपकी रियल इमेज नहीं दिखानी है लोगों को। आप एक ऐसी रिपुटेशन क्रिएट कर सकते हो कि आप बहुत ही चालाक हो, बाय क्रिएटिंग दैट विजुअलाइजेशन। और जब आप ये क्रिएट कर देते हो ना, तब आप देखेंगे कि लोग जो है आपके आसपास के, वो डरना शुरू कर देंगे। अब जैसे इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत चालाक हो और आप दिखाते हो कि आप बहुत बेवकूफ़ हो, तो हम्म, सामने वाला दुश्मन ये समझ लेगा कि आपको कुछ नहीं आता। जैसे हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक टैक्टिक यूज़ की थी। अफजल खान को जब वो मिलने जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं तो भाई तुमसे डर गया, मतलब मैं बीमार हूँ। पहले तो बोला कि मैं बीमार हूँ, पहले तो बोला कि मुझे डर लग रहा है। तो अफजल खान को तो लगा कि मतलब शिवाजी महाराज मुझसे डर गए। तो एक ऐसी इमेज क्रिएट की, ऐसी रेपुटेशन क्रिएट की, फेक रेपुटेशन क्रिएट की, जिसके झांसे में अफजल खान आ गया, और उसके बाद क्या हो गया आप सबको पता है। तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। आप ऐसे भी रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हो कि आप बहुत ही चालाक हो, या फिर इस बुक में ऐसा इम्प्लीमेंट करने को बोला है कि आप खुद को वैसा बनाओ। और सबसे ज़रूरी बात तो ये बताई गई है कि किसी इंसान को, अगर किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे है, बड़े पावर पे, वो डरता अगर किसी चीज़ से है, तो वो है रेपुटेशन। अगर उसके रेपुटेशन पे अगर आपने हमला कर दिया, तो वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आप देख लो, सेलिब्रिटीज़ है, पॉलिटिशियंस है, कोई भी, ज़्यादा क्या करते हो, कमेंट करने से सोशल मीडिया पे कतराते, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें क्यों करते? क्योंकि उनको एक डर होता है कि कहीं मेरी रेपुटेशन गलत ना चली जाए सोसाइटी में। हर कोई एक ऑरा बनाए हुए है, हर कोई एक ऑरा बनाए। जैसे अगर हमने एक नाम लिया कि सलमान खान, तो एक ऑरा है, एक रेपुटेशन है कि कोई भी जाके मस्ती नहीं कर सकता। जैसे हमने एक बोल दिया शाहरुख खान,
उनका एक अलग और है, उनकी एक अलग रेपुटेशन। वैसे इस बुक में दिया गया है कि आपका भी ये ऑरा होना चाहिए, आपकी भी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, जिसके वजह से आप देखो, आप कभी भी देखो, सलमान खान से कोई ऐसे गलत बात नहीं कर सकता। उस बंदे ने वैसी रेपुटेशन बना ली है। कोई भी जाके ऐसे कंधे पे हाथ नहीं रख सकता डायरेक्ट, कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि वो रेपुटेशन है उस इंसान की। वैसे भी इसमें बताया गया है कि शुरू से मतलब पहले तो हमारी ड्रेसिंग सेंस, वहां से लेके लोग जज करते आपने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहने हैं, वहां से लेके फिर आपके नेचर तक, पर्सनैलिटी तक एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दो, फिर जो आपको पसंद हो, आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे चालाक समझे, तो आप दूसरों को वैसा दिखा सकते जस्ट बाय क्रिएटिंग दैट विजुअलाइजेशन। आप कैसे कपड़े पहनते हो उससे भी वो डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे ही चले गए, अभी आप ऐसे चले गए किसी बड़े ऑफिस में, उनको बोला कि मुझे काम दीजिए, तो बोलेंगे पहले चड्डी पहन के मतलब ये तो मजाक है, बट क्यों होता है ऐसा? ऑफिशियल कपड़े हम पहनते हैं। जब भी आप देखो कि कोई सेल्समैन आता है हमारे घर पर, आता है सेल्समैन, आता है कोई बेचने के लिए, लोग आते हैं, तो आप उनको देखो एकदम वेल ड्रेस्ड होते, टाई, शर्ट, पैंट, प्रॉपर इन होता है, शूज पहने हुए होते हैं। वो क्यों आते हैं वैसे? क्योंकि वो इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, वो एक रेपुटेशन क्रिएट करते हैं, और उनको देख के भी आप उन पर भरोसा कर लेते हो। फिर बाद में वो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, वो आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन तब तक उस इंसान को देख के आप भरोसा जीत लेता है वो इंसान आपका, जस्ट बाय क्रिएटिंग द विजुअलाइजेशन। तो ये जो रेपुटेशन है, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी को बेवकूफ़ भी बना सकता है, ये किसी को बर्बाद भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते मुझे सवाल था हो। कि अभी जैसे आपने बोला कि रेपुटेशन हर जगह अपन ने वेल ड्रेस्ड वेल प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ये स्वभाव का भी था और फिजिकली दिखना भी था बिल्कुल। यहाँ फिजिकल से शुरू होगा, फिजिकल से शुरू होगा और बाहर मेंटली से भी। शुरू होके फिर अंदर हाँ, तक। तो मेरा सवाल था कि अभी मैं मेरा पर्सनल इससे बोल रहा हूँ कि मैं खुद हर किसी से अलग अलग, मतलब अभी मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में रहता हूँ तो मैं अलग हो जाता हूँ, या फिर मैं मेरे ऑफिस में रहता हूँ तो मैं अलग हो जाता हूँ, या मेरे फैमिली के साथ रहता हूँ तो मैं अलग ही हो जाता हूँ। मतलब हर जगह मेरा स्वभाव अलग अलग हो जाता है, सबको मेरा अलग अलग स्वभाव पता है, किसी को एक ऐसा पता नहीं कि ये, हाँ, कि ये सेम है करके। सो ये आजकल की जनरेशन में बहुत हो रहा है। सो वो बराबर है या गलत है? तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत मज़े की बात बताता हूँ। जो इंसान बाहर की दुनिया में बहुत ही मैच्योर होता है, बाहर की दुनिया में भले ही लोग चाहे उसकी बहुत इज्जत करते हो, जब वो अपने माँ बाप के सामने आता है ना, तो उससे बड़ा इमेच्योर कोई नहीं होता है। आपने भी ये चीज़ कभी ना कभी ऑब्जर्व की होगी। यस। आप कितने भी समझदार हो जाओ, जब आप मम्मी पापा के सामने होते हो, तब आपको चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आती। आप बाहर लोगों को ज्ञान दोगे, लेकिन मम्मी पापा के सामने जाने के बाद ज्ञान नहीं दोगे। क्या होता है? पर्सनैलिटी चेंज होगी। यही आप जो बोल रहे हो, अब दोस्तों के साथ चले गए, आप अब बाहर ऑफिस में आप भले ही कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन दोस्तों के साथ जाए, दोस्त बोलेंगे अरे चल रहे, मुझे मत सिखा है, मेरे सामने मत कर। वहां पे एक पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। कट टू किसी की बीवी है या गर्लफ्रेंड है, उसके सामने जाने के बाद वो इंसान अलग शिफ्ट हो जाता है, वहां उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग दिखाई देती है। तो ये जो दिक्कत है, ये सबकी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है। हर एक इंसान, मतलब जिस इंसान से आप प्यार करते हो, उसी इंसान से आप नफरत भी करते हो। डिपेंड करता है सिचुएशन। पर ये और वो अच्छी जो, बात है या बुरी बात है? नहीं, ये बात सुधारनी चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ। क्या होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते हो ना, इसके सामने अलग, उसके सामने अलग, इसके सामने अलग, उसके सामने, तो वो एक जो पूर्ण जो है, वो नहीं हो पाएगा। मतलब वो निखार नहीं आ पाएगा उसमें। आप किसी भी बड़े साइकोलॉजिस्ट को देख लो, फिलोसोफर को देख लो, ओशो को देख लो। ओशो को अगर आपने ऑब्जर्व किया,
ओशो कभी भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं दिखाई देगा। हम्म, ऑन कैमरा भी वही है, ऑफ कैमरा भी वही है। जब वो किसी दोस्त के साथ बात करेंगे तब भी वो वैसे ही थे, जब नहीं करेंगे तब भी वो वैसे ही थे। हमारा चित्त का प्रॉब्लम ही है, चित्त मतलब हमारा इनर सेल्फ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अलग अलग होते हैं। हम कभी ऐसा सोचते, कभी वैसा सोचते, कभी अच्छा सोचते, कभी बुरा सोचते। जिस दोस्त के साथ हमारी गहरी दोस्ती है, वही दोस्त के साथ हमारा कुछ ऐसा होता है कि उस पर गुस्सा भी होता है। बस बात ये होती है कि वो नीचे दबा हुआ होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जब सिचुएशन आएगी तब वो गुस्सा निकलेगा। अब ये माँ बेटे में, माँ बेटी में भी होता है। कभी आप देखो, मतलब ये बहुत ही अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन माँ प्यार करती तो है, गुस्सा भी करती। जो माँ प्यार से आपको बुलाती है, वही माँ प्यार से आपको गुस्सा आने के बाद वही पीटेंगी। तो ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज दिखाई देती। पूर्ण पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी कभी नहीं दिखाई देती। लेकिन ये हुई स्पिरिचुअलिटी की बात। ये जो बुक है ये स्पिरिचुअल नहीं है। ये बुक बस आपको एक लॉ बताती है। आपको एक फेक पर्सनैलिटी, बहुत ही ओपनली अगर बोले तो, क्रिएट करने के लिए बोलती है, दुनिया के लिए। क्योंकि जब आप दुनिया के सामने इस तरीके से जाओगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी आपको पावर मिलेगी। बुक का नाम ही है द पावर। पावर अगर चाहिए तो आपको ऐसे खुद को क्रिएट करना ही पड़ेगा। और जब तक आप पूर्ण स्वभाव में नहीं आते, पूर्ण स्वभाव मतलब जैसे आपने बोला डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज है मेरे, तो अब जब तक एक स्वभाव नहीं बनाते, एक चीज नहीं करते, तब तक ये नहीं होगा। अब ये मल्टीटास्किंग की वजह से भी बहुत हो रहा है। लोग फोन खेलते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, एक ही टाइम पे तीन तीन चीजें कर रहे हैं। एक टाइम पे एक ही चीज कर लो। पहले तो शुरुआत यहाँ से करो। फोन खेलते समय फोन ही देखो, खाना खाते समय खाना ही खाओ, टीवी देखते समय टीवी देखो। फिर आपको समझ में आएगा कि जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तब मेरा बिहेवियर चेंज क्यों होता है। तो पूरी तरह से वही रहो, ऑब्जर्व करो खुद को। जो आपको दिखाना है, जो रेपुटेशन आपको चाहिए, वो रेपुटेशन अगर आपको दिखानी है दोस्तों को, तो आपको वो थोड़ा होश रखना पड़ेगा, वो मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर आप मम्मी पापा के सामने जाते हो तब भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, तब चेंजेस नजर आएंगे। और ये बुक सिर्फ पावर के लिए है, लेकिन मैंने थोड़ा स्पिरिचुअल इसमें ऐड किया। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप अभी बता रहे थे रेपुटेशन रिलेटेड, टेक्निकली हर सोशल मीडिया पर्सन की या बिजनेसमैन की पीआर टीम तो रेपुटेशन है कुछ ना कुछ, अच्छी बुरी जो भी होगी, हर किसी की रेपुटेशन। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि प्रोफेशनल वे में रेपुटेशन रहनी चाहिए हर किसी की। ओके, मतलब एक इमेज बनी हुई रहनी चाहिए अपनी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर मैं रोज एक ही ऑफिस में जा रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैंने मेरी इमेज बनाई हुई है, मेरी ओरिजिनल इमेज वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैचर हूँ तो मैं मैचर लिखूंगा, मैचर होता है मैचर लिखूंगा, वॉइस वर्क जो भी है। तो एक इंसान एक्टिंग कितने दिन कर पाएगा? एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना? टेक्निकली ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर 8 मंथ्स पर्सन उसकी पर्सनैलिटी हाइड नहीं कर पाएगा, वो नेचुरली बाहर आएगी, राइट। मतलब आपको काउंटर क्वेश्चन नहीं है, बुक के हिसाब से आपने बराबर बताया, जस्ट जनरल क्वेश्चन। तो फिर एक आदमी एक्टिंग कितने दिन कर पाएगा? एक टाइम के बाद तो सबको समझने वाला है कि एक्चुअल पर्सनैलिटी इसकी है नहीं है, तो रेपुटेशन तब ज्यादा डैमेज हो सकती है। इट इज बेटर वी बी नेचुरल, या तो फिर जो पर्सनैलिटी चाहिए वो अपने में इतना बोल लो कि वो अपनी पर्सनैलिटी बन जाए। यही पॉइंट है बुक का। एक्टिंग कितनी देर कर ये पाएंगे मैं इंसान? मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्टिंग करो, ये बोल रहा हूँ कि अपने आप को उसमें ढाल लो। रोज सुबह उठते हो 5 बजे, कि आप दोनों भी उठते हो 5 बजे? मैं तो 4 बजे। आप नहीं उठते हो? आप उठते हो, क्यों उठ पाते हो आप? आई लाइक इट। आदत है, आदत भी है ना, नहीं। रोज उठते हो आप, हाँ, आदत है। आदत है। अगर ये उठेंगे तो क्या होगा? मे भी 1-2 हफ्ता उठेगा, 1-2 दिन उठेगा ज्यादा। तो ये 1-2 दिन उठेगा। अगर इसने थोड़ा दिल पे लिया, 1 हफ्ता और उठेगा, 1 महीना उठेगा, 2 महीना उठेगा, 3 महीना उठेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इसको भी आदत हो जाएगी। तो एक्टिंग करते करते कब ये चीजें रियल हो जाती है, नहीं हमको भी नहीं पता है। मतलब हिटलर ने कहा था एक बार, हिटलर का वाक्य है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो सच हो जाए।
मतलब अब बहुत बार आपने देखा होगा कि आप झूठ बोलते हो और इतनी परफेक्टली बोलते हो और इतनी बार बोलते हो कि आप ही भूल जाते हो कि ये झूठ ये सच है। राइट। कंफ्यूज हो जाते हो आप। और ऐसे कई लोग हैं जो जो जिनको याद भी नहीं होगा। हिटलर क्या करता था बताया क्या? वो झूठी बातें ना रिपीट करता था। रेडियो स्टेशन चलाता था वो, झूठी न्यूज देता था, रिपीट करता था वो बात, रोज रिपीट करता था, रोज रिपीट करता था। जिन लोगों को पता है कि ये झूठ है, लेकिन वो सुन के इतनी उनको आदत बन गई वो सुन के कि वो झूठ भी सच होने लगा। हैबिट बहुत जरूरी है। जितना आप खुद को रोज उसमें एक्टिंग करोगे, ढालोगे, एक्टिंग करने के बाद ही तो कुछ होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं नेचुरल रहूंगा, नेचुरल रहूंगा, नेचुरल है क्या? आप क्या हो नेचुरल? आप अपनी आदतों का भंडार हो। रोज सुबह उठ के जो मैं करता हूँ, रोज मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ, जो भी रोज जो मैं रोज करूंगा वही मैं हूँ। अब इसमें अगर मुझे बदलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा? हैबिट्स। हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। हैबिट चेंज करने के लिए मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। तो वो नया जब तक मेरी हैबिट नहीं होता तब तक तो मुझे फेक करना ही पड़ेगा। अब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं 5 बजे उठूँ, लेकिन मुझे तब तक उठना ही पड़ेगा जब तक मेरी हैबिट नहीं होती। और एक दिन तो ऐसा आएगा कि 5 बजे का अलार्म लगाए बिना भी मुझे नींद से मतलब मैं जग जाऊंगा। तो ये बात होती है कि हम वही होते हैं नेचुरल, जिसे हम कहते हैं कि नेचुरल, आपने कहा कि मैं नेचुरल रहूंगा। राइट, राइट, तो हम नेचुरल कौन है? मैं मेरी आदतों का भंडार। राइट। जो भी मैं इससे पहले मैंने किया वो मैं आज हूँ। इससे पहले जो मैंने किया वो मैं आज हूँ। और जो आज मैं करूंगा वो मैं कल बनूंगा। तो बुक ये कह रही है कि आज आप क्या कर रहे हो, आज आप आपकी ऐसी रेपुटेशन तैयार करो जो आपको चाहिए। फिर वो कुछ भी हो सकती है। आप फिर ऐसी रेपुटेशन तैयार कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे हो। आप ऐसी रेपुटेशन तैयार कर सकते हो कि आप बहुत ही खतरनाक हो या फिर आप बहुत ही चालाक हो, या फिर आप बहुत ही समझदार हो। जो कुछ भी हो, ये जो रिपीटेटिवली होता जाएगा ना तो आपको भी आदत हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन हम्म। मतलब इससे रिलेटेड ही है। जैसे आपने ओशो का बताया हम्म। कि ओशो कैमरा पे भी सेम है और हम्म। बिहाइंड द कैमरा भी सेम है। हम्म। मैं मेरी लाइफ में जितने भी स्पिरिचुअल लीडर से मिला हूँ हम्म। या फिर जो मेरे पर्सनल सर्कल में आते हैं, उन जब हर कोई अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि पहले मैं ऐसा था, बाद में मैं ऐसा हो गया, बिकॉज हम्म। एक अट्रैक्ट करने के लिए बताना पड़ता है, राइट। तो हर किसी का एट द एंड एक कंक्लूजन आया, यू कैन नॉट चेंज योर इटर्नल नेचर हम्म। फॉर लाइफ टाइम। हम्म। क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का जानते हो, बट यू कैन नॉट चेंज योर इंटरनल नेचर। हम्म। वो बाहर निखर के आएगा। हम्म। मैं ऐसे स्पिरिचुअल लीडर से मिला हूँ, मतलब अभी गया था मैं एमसी के लिए। हम्म। उनके एज 84 है, हम्म। राइट। पिछले 50-60 सालों से स्पिरिचुअलिटी में मतलब जितनी भी यात्रा है अपनी इंडिया में ऑलमोस्ट हम्म। सब की है। एक्सप्लेनेशन सब अच्छा है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं पिछले 50 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा जो अग्रेसिव नेचर है हम्म। वो बाहर ना है, लेकिन वो नहीं हो सकता। अगर कभी मैं वो ट्राई करूँगा तो मैं अंदर सीख जाऊंगा, राइट। ऐसे में एक लड़के का नाम नहीं सकता है, मल्टीपल लोग हैं मेरे पास, वो ट्राई करते हैं खुद को मैच्योर दिखाने का, थोड़े दिन कर पाएंगे, बाद में नहीं होता उनसे। उनका जो अंदर का नेचर है, मैं नहीं बोलूँगा कि वो इमेच्योर है, जो चाइल्डिश नेचर उनके अंदर का, वो ज़्यादा दिन छुपा नहीं पाते। आप मतलब कोई भी बुक का कंटेक्स्ट अगर ले अपन, फॉर एग्जांपल अभी हमें रामायण। थोड़ा सा दूसरे बुक में जाना हाँ, पड़ेगा। वो टॉपिक क्या होता है आपला। क्योंकि ये हाँ। टॉपिक है। तो बात ऐसी है कि हमारे दो माइंड है, इसमें भी बहुत सारा है। दो माइंड है समझ लो, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है? आप जिस नेचर की बात कर रहे हो, इनर नेचर जो मैं हूँ, राइट। जो मैंने जैसे बोला कि आप कौन है, तो आप आपकी आदतों का भंडार हो। अब मुझे बताओ, जब आप कार चला रहे हो, पहली बार जब आपने कार चलाने का ट्राई किया तो क्या हुआ? रुक गई, मतलब बंद हो गई। बंद पड़ गई, कुछ हो गया, गियर डाल रहे हो, क्लच डाल रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्लच भी डालना है, गियर भी डालना है, ब्रेक भी लगाना है, मिरर में भी देखना है। अब मुझे बताओ, कई सालों बाद जब आप एक्सपर्ट हो गए तब क्या हुआ?
आदत। कन्फ्यूजन हुआ? नहीं हुआ। वो जो बात है वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई। नाउ यू आर ऑटोमेटिक। अब आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा गियर डाल रहा हूँ, वो अपने आप चल रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो, गियर अपने आप चल रहा है, मिरर में भी देख रहे हो, बात भी कर रहे हो, फोन पे भी बात कर रहे हो, म्यूजिक भी चेंज कर रहे हो, और साथ में अगर किसी ने धक्का मारा तो उसको गाली भी दे रहे हो। यही होता है हमारे साथ। जो आप बोल रहे हो कि वो इंसान था, वो गुस्सा जो है, उसका इनर नेचर उसको चेंज ही नहीं कर पा रहा है। उसकी बात यह है कि उसने कॉन्शियस माइंड में इतनी बार उसको रिपीट किया है। वो कार चलाना सीख रहा था गुस्से की। वो उसने इतना एक्सपर्ट हो गया वो, कि वो अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब वो ऑटोमेटिक हो गए। अब बात यहाँ पे आती है स्पिरिचुअलिटी की। सबकॉन्शियस माइंड के अलावा भी हम कुछ है। जब आप स्पिरिचुअल इसमें जाते हो, तब स्पिरिचुअलिटी कहते हैं कि आई माई सेल्फ इज अ डिफरेंट एंड माइंड इज डिफरेंट। सपोज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये मुझे पता है, और मुझे पता है कि मैं आपको देख सकता हूँ। ये तीन यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे। एक, मैं आपको देख रहा हूँ, आई नो, मुझे रियलाइजेशन है कि मैं आपको देख रहा हूँ, और एक अंदर एक मुझे रियलाइजेशन है कि मैं आपको देख रहा हूँ। अब ये रियलाइजेशन ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा। उनको समझ में आएगा जो मेडिटेशन करते। ये मेडिटेशन का पार्ट है। तो ये जो रियल नेचर है, ये सबकॉन्शियस नहीं है। वो जो बोल रहे थे, वो सबकॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचे। हम उससे भी परे है। हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो उससे भी परे। जिसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा शांत है, उसका स्वभाव ही शांत है। तो वो आदमी कैसे गुस्सा कर सकता है? वो आदमी ये बोल ही नहीं सकता कि मेरा रियल नेचर गुस्सा है, क्योंकि उसका रियल नेचर गुस्सा नहीं। उसने बस कॉन्शियस माइंड में गुस्से की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो अब ऑटोमेटिक हो गए। वो अब एक्सपर्ट हो गया उसमें। अब वो कभी भी गुस्सा कर सकता है। अभी उसको नींद से भी किसी ने उठा दिया तो वो गुस्सा करेगा। लेकिन जब वो ये बात सीखेगा कि मैं उससे भी परे कुछ हूं, मेरा एक अलग अस्तित्व है और मैं कुछ अलग हूं, तो अब ये हो गया स्पिरिचुअल। अभी उनको अगर सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ चेंजेस करने, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत सिंपल तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने अभी इतनी देर से मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वही हो जो आप करते हो। जो कल आपने किया था वो आज आप हो, जो आज आप करे वो कल हो। अब उनको गुस्सा आता है तो वो शांत रहने की प्रैक्टिस करे भाई। ठीक है, नहीं हो पाएगा, गियर ठीक से नहीं पड़ेंगे, क्लच का नहीं समझ में आएगा, मिरर में नहीं देख पाएंगे, फोन आएगा तो एक्सीडेंट कर देंगे। लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो शांत रह पाएंगे, क्योंकि वो स्वभाव उनके सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली बैठेगा बैठेगा बैठेगा, और वही होगा। फिर वो इंसान शांत हो जाए। फिर ह्यूमन मैकेनिज्म इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व इट। बट द मेन थिंग इज वी डोंट ऑब्जर्व प्रॉपरली। हम बहुत सारी चीजें क्या होता है ना, किसी ने बोल दिया तो हम मान लेते, किसी ने कहा मान लिया। मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। किसी ने कहा मान लिया कि भगवान है, जाना? किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। किसी ने कहा कि इनर नेचर है, वो चेंज ही नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं चेंज हो सकता। ऐसे भी तो लोग हैं जो शांत है। तो फिर क्या बचपन से जब वो पैदा हुए थे तब से शांत है? पैदा होता है तो आदमी रोते रहते होता है। उसमें भी एक ट्रॉमा होता है उसकी लाइफ का पूरा पूरा। उसकी चाइल्डहुड बहुत। अगर आप सिंपल सा एक एग्जांपल देख लेते हो, अगर हमने पिछले एपिसोड में संत तुकाराम महाराज का अभंग हमने लिया था। संत तुकाराम महाराज की लाइफ ले लो। उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज मुझे दिखा लो कि जो अच्छी हुई। उनकी पहली जो पत्नी थी, दो बीवियां थी उन्हें, पहली जो पत्नी थी उनकी डेथ हो गई। उनकी उनके जो भाई थे उनकी पत्नी की डेथ हो गई। उसके बच्चे की भी डेथ हो गई। उन्होंने एक घर में 3 से 4 मौतें देखी। इन सब के बाद वो इंसान शांति था। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि मतलब
इंसान इवॉल्व होता है, लाइफ के एक्सपीरियंस को देख के इंसान इवॉल्व होता है। अगर कोई इंसान बहुत गुस्सा करता है तो एक एक पॉइंट आएगा कि शांत हो जाएगा। संत तुकाराम महाराज थे, वो कोई पैदाइशी संत नहीं थे, उनके भीतर भी वो सारी चीजें थी जो हमारे भीतर है। उन्हें भी गुस्सा आता था, उन्हें भी बुरा लगता था, उन्हें भी इमोशंस फील होती थी। इतनी सारी डेथ्स देखने के बाद तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन उन्होंने एक वे ढूंढा अपने लिए। उन्होंने अपने रियल नेचर को जाना, उस सेंटर्ड पॉइंट को जाना, उस आत्मा को जाना। जब उन्होंने वो जाना तब उनको समझ आ गई बात। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है ना कि सारथी जो है वो हम है, आत्मा नहीं, सॉरी, रथ में बैठी हुई आत्मा है, सारथी बुद्धि है, और इंद्रिया जो है उसको कंट्रोल करेगी। तो वो तो हमारे हाथ में है ना, बुद्धि के हाथ में है। हम क्या, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या डालेंगे, हमारे हाथ में। इसलिए मैं रिपीटेटिवली यही बोलूंगा कि हम वही है जो हमने कल किया, और हम कल भी वो होंगे जो आज हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को क्या खुराक दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। सो आपने जो पिछला लास्ट क्वेश्चन था अपना, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप सबको आंसर भी अच्छे से समझ जाएगा। नाउ अपन अब नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका टाइटल क्या है, व्हाट इज द नेम? टाइटल बताने से पहले मैं ये बोलूँगा कि हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे थे पिछले क्वेश्चन में। ये जो बुक है ये थोड़ी मटेरियलिस्टिक है, इस बुक का उद्देश्य स्पिरिचुअल नहीं है। तो थोड़ा सा सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा, इमोशनल होके आप नहीं पढ़ सकते। आपको अगर पावर चाहिए तो आपको इमोशंस को साइड में रखना है, और ये बुक मटेरियलिस्टिक है, तो हमें थोड़ा सा इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग करके ये बुक समझनी पड़ेगी कि ये बुक जो है ये शुद्ध पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के अलावा इसमें कुछ नहीं है। एंड एंड में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो थोड़ा सा कनेक्ट करती है, टच है स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन ये मटेरियल बुक है। मटेरियल वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है, लोगों से अगर आपको डील करनी है, तो आपको ऐसे ही बिहेव करना होगा। फिर आपके मन में 1000 सवाल आ सकते हैं, मेरे गुरु ने ये कहा था, वो कहा था। सबके गुरु होते कुछ ना कुछ कहते। ठीक है, तो सिक्स्थ पे थे ना। सिक्स्थ ये है कि कोर्ट अटेंशन एट एनी कॉस्ट। अब ये जो है ये थोड़ा डार्क है। कोर्ट अटेंशन एट एनी कॉस्ट मतलब ये जो चीज़ें होती है ये ज़्यादातर होती है फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में और पॉलिटिक्स में। अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं लोग। अब इस बुक में ऐसा बताया गया है कि अगर आपको लोगों की नज़रों में, लोगों की याद में जिंदा रहना है, तो आपको हर वक्त अटेंशन ग्रैब करना है लोगों का। जितना आप ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करोगे लोगों का, उतना ज़्यादा देर तक लोग आपको याद रखेंगे। और उस अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस बुक में थोड़ी सी अजीब तरीके बताए गए, जिनको मतलब शायद ऐसा लग सकता है कि जो मॉरल और एथिक्स के अगेंस्ट है, लेकिन ये सच, अभी बुक्स के लॉ है तो नीड है तो हम करेंगे। इस लॉ में ऐसा बताया गया है कि अटेंशन सीख करने के लिए आपको जो फेमस लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके ऊपर आप टिका कर सकते हो। जैसे कोई मीडिया पर्सन है, उसने अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ न्यूज़ डाल दी तो झट से उसे व्यूज़ मिल जाएंगे। बड़ा अगर कोई नेता है, बड़ा अगर कोई एक्टर है, उनके विरुद्ध अगर कोई उन्होंने बात कह दी, या फिर कोई स्कैंडल्स खड़े होते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं कि किसी यूट्यूबर का और टिकटॉकर का झगड़ा हो गया, कैरी मिनाटी है या कोई कोई भी है टिकटॉकर है, उसने बैन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि अटेंशन ग्रैब करना है लोगों का। अटेंशन ग्रैब करना है, न्यूज़ में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, रोज से, मतलब रोज़ लोगों के दिमाग में आपको रहना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, रोज़ टीवी पे आती है, हम देखते हैं, हमारे दिमाग में छप जाता है, अरे कोलगेट टूथपेस्ट कोलगेट यूज़ करना है। तो उस तरीके से ये लोग आपको अगर फेमस होना है, आपको अगर
ज़्यादा देर इस फेम की दुनिया में टिकना है तो आपको अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग अलग तरीके दिए गए, जैसे मतलब बड़े लोगों के ऊपर आप जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो, जो करते हैं लोग, स्कैंडल्स क्रिएट कर सकते हो, और बहुत कुछ। ये मॉरल और इथिक्स में तो नहीं आती ये चीज़ें। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते एंड ऑल, लेकिन लोग ऐसा करते। आप अगर देखोगे, आप भी यूट्यूब से हो और आपको तो पता होगा कि इंडस्ट्री में और सारी चीज़ें कैसी चलती है। मतलब इन शॉर्ट कहना है कि लोगों के नज़र में रहना है हम हमेशा। हमेशा लोगों की नज़र में बने रहना है, बस ये चीज़ आपको ऊपर लेके जा सकती है। क्योंकि आपको आपको कोई ऐसा इंसान नहीं याद रहेगा कि जो कभी कभार आता है, जो 10 दिन में एक बार आता है, 1 साल में 2 साल में एक बार आता है। ऐसा इंसान आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा। वो इंसान आपको ज़्यादा याद रहेगा जो रोज़ आके कुछ ना कुछ नया कांड करता है। जैसे अब कोई भी एक रील वाला देख लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी इसके साथ झगड़ा, कभी अब वो वड़ा पाव गले। कुछ ना कुछ नया लफड़ा तो बनता रहता है भाई। अब हम देखते उसे एज ए कंट्रोवर्सी, लेकिन वो लोग पैसा कमा रहे, वो लोग गाड़ियाँ ले रहे, वो लोग बहुत बिग बॉस में भी जाके आए। तो ऐसे चीज़ों पे लोग बड़े होते, सिर्फ अटेंशन लोगों का ग्रैब करके। और ये 2-3 चीज़ें से ही करते हैं। एक तो टीका करना किसी बड़े आदमी पे, एक तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, या फिर स्कैंडल क्रिएट करना, कुछ ऐसा जिससे लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहे और रोज़। गुड एक्सप्लेनेशन। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगले टॉपिक का नाम क्या है? अभी 7th लॉ होता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा और डार्कर हो जाएगा। मॉरल और इथिक्स को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट है, ये थोड़ा मतलब बहुत से लोगों को ये ऐसा लगेगा कि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये इस बुक में दिया गया है कि आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा अगर डेवलपमेंट करनी है तो आप ये कर सकते हो। लेट अदर्स टू डू वर्क एंड टेक ऑल द क्रेडिट। अब ये जो चीज़ है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े लेवल पे भी करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बुक के बारे में। अब बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अंग्रेज़ों ने जितनी भी है फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफीज को उनकी पता के छाप दिया है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले गुरुत्वाकर्षण का जो विज्ञान है वो भारत की खोज है, लेकिन वो उन्होंने उनकी बताकर लिखा है। उन्होंने हमारी फिलोसफी पढ़ के उन्होंने लिखी, मतलब काम किसी और ने किया, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। बहुत सारे बॉस भी आप देखेंगे, लोग जो अपने कलीग्स को काम करवाते बहुत, खुद क्रेडिट लेके जाते। ऐसे आप बहुत ही टीममेट्स भी देखोगे, मतलब जो पूरी टीम खेलती है लेकिन कैप्टन जो है वो क्रेडिट लेके जाता है। जैसे MS धोनी को आजकल ट्रोल किया जाता है कि मतलब नहीं, क्रेडिट वही लेके जाता है भाई, पूरी टीम खेलती है, क्रेडिट वही लेके जाता है। जैसे वो एक मीम भी बना है कि सात थाला फॉर अ रीजन, 7 नंबर, कोई जीत गया तो 7 है। ऐसा बहुत होता है, ऐसा ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन ये बात सच है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्रेडिट लेना सीखना पड़ेगा। और ये एक बात में इसमें एक अच्छी बात है कि आपका टाइम बचेगा अगर आप दूसरों को काम पे लगाओगे तो। जैसे एक इंसान है, वो सारे काम तो नहीं कर सकता, आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हो, आप खुद का दिमाग भी इतना मतलब आप जैसे करते हो, जैसे आप एडिटिंग भी करोगे, आप ये भी करोगे, वो भी। अगर एडिटिंग करने के लिए कोई दूसरा है, ये दूसरे लोग काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट आप ले रहे हो। मेरा क्वेश्चन है इस पे, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की कि क्रेडिट देना चाहिए, तो इधर पिछले एपिसोड में ऐसी बात की हमने एक लॉ पे बात हुई कि क्रेडिट अटेंशन लेना है, वो था। क्रेडिट देना चाहिए कि हाँ आपके भरोसे, मतलब आपके वजह से ये हुआ। आपके मास्टर को देनी चाहिए। जब आप बॉस होते हो, जब आप काम करते हो, आपके अंडर एक टीम काम करती है, तो ये थोड़ा सा मैंने समझाने में थोड़ा सा ये हो गया। आप बॉस हो, आपके अंडर एक टीम काम कर रही है, पूरी टीम काम करेगी और क्रेडिट आप लो, ये बात हो रही। ओके, सो
अगले इस पे बढ़ते हैं, हम्म अगले 8 नंबर के फाइनल वाली एपिसोड के लॉ पे जाते हैं। तो लॉ का टाइटल क्या? 8th पॉइंट जो है, लेट अदर पीपल कम टू यू। ये थोड़ा सा प्राइड का मामला होता है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हमारी एक इमेज बना के रखनी चाहिए, हमारी एक रेपुटेशन बना के रखनी चाहिए। ये भी उसी का एक पार्ट आता है कि इस बुक में ऐसा बताया गया है कि कभी भी खुद से किसी से मदद नहीं मांगनी, खुद से किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक लगता है लेकिन अभी ये बुक पावर की है तो ये सब लॉ है चीजें साइड में ये। रख के। थोड़ा सा मतलब दिल को साइड में रखना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। तो ये बात है कि खुद से कभी किसी को मांगने के लिए मत जाओ। मजबूर करो कि तुम्हें जो चाहिए वो इंसान मजबूरी से तुम्हारे पास आ जाए। मतलब उस इंसान को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि वो तुम्हारे पास आए तुम्हारी ज़रूरत के लिए। जैसे हम देखते हैं कि अगर आपको चाहिए कि कोई बड़ा इंसान आपके प्रोग्राम में आ जाए और आपको उसको बोलना है, तो आप जाके उसको 10 बार रिक्वेस्ट करोगे, आप जाके उसको फ़ोन करोगे, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। इसमें होती है कि आपकी रेपुटेशन नीचे गिर जाती है। आपका ईगो तो है ही बट रेपुटेशन नीचे गिर जाती है, आपकी वैल्यू नहीं होती, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इन शॉर्ट अगर आप ऐसा कुछ करो कि वो इंसान खुद चल के आए कि मुझे आपके पास आना है, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करो अपना। उसको अगर बोलो कि तुम अगर मेरे पास आए तो तुम्हें भी फायदा होगा, उसे अगर उसका फायदा नजर आए तो वो भी आएगा। तो ये लॉ बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट है कि कभी भी किसी और के पास मदद मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए ना जाए, दूसरों को आने ओके। पर इसमें मुझे मुझे पूछना है कि अभी की मेरी फील्ड है, जैसे एग्जांपल दिया है, मुझे अगर किसी बड़े आदमी को बुलाना है तो मुझे रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ईगो ये साइड में। पॉलिटिक्स के बारे में, ये छोटी छोटी बातों के लिए नहीं है। हाँ, बट अभी जो देखेगा वो तो आम आदमी देखेगा, कोई नहीं, पॉलिटिशियन आम तो देखेगा आदमी नहीं। है ले, देखिए ये बात जो है ये रेपुटेशन संभालने की बात है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोगों की इतनी आदत होती है कि वो भीख मांगने लगते हैं, इमोशंस के लिए भीख मांगेंगे, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात। ये चीज़ें नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप? एक रेपुटेशन चाहिए, रेपुटेशन को संभालो कभी भी। अपने जिस पावर को, अपने सेल्फ को किसी के सामने झुकाओ मत। मैं ये नहीं बोलता पूछो मत या ये मत करो, पूछो लेकिन उस शान से पूछो, झुको मत। ओके। कोई अगर आपको मतलब इग्नोर कर रहा है और आप फिर भी जा रहे हो तो उस इंसान को ऐसा मैनिपुलेट करो कि वो तुम्हारे पास आना चाहिए, सिंपल। ओके, सो ये टॉपिक एंड है यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच इस एपिसोड के लिए भी, और आगे भी हमारे बहुत सारे एपिसोड आएंगे। तो ये एपिसोड एंड करते हैं यहाँ पे। प्रज्वल, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो नहीं मेरा, बट मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू फॉर योर टाइम। दैट्स इट। सो एंड करते हैं ये एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे उसी शान से। शर्ट चेंज करके। शर्ट चेंज कर। ओके, थैंक यू।